तो आज हम करते हैं, पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या डिफरेंस है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट या ट्यूब एब्सेंट होती है, इसी कारण वो अपना जो भी स्रावी पदार्थ है वो डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, और उनके स्रावी पदार्थ को हम हार्मोन बोलते हैं। और बाह्यस्रावी और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके स्रावी पदार्थ को हम एंजाइम बोलते हैं, और इनमें नलिकाएं या ट्यूब होती है, इसी कारण ये अपना स्रावी पदार्थ मतलब एंजाइम ब्लड के अंदर नहीं डालते। उसके बाद हमको पता था इस लेसन के अंदर हमको ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है, और हमने हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ ली थी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं रिकैप। ब्रेन में कौन कौन सी थी? ब्रेन में अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड 2 है, और वो 2 कौन सी? पहली अंतःस्रावी जो ग्रंथि है आपको पता वो पीनियल ग्लैंड थी जो हाइपोथैलेमस के बाहर थी। दूसरी जो थी पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड थी जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर थी। उसके बाद हम नेक पर आते हैं। नेक में थायराइड थी, पैराथायराइड थी। थायराइड तो आपको पता है एक ही ग्रंथि थी। पैराथायराइड जो ग्रंथि थी आपको पता है कितनी होती? 2। उसके बाद नीचे आते हैं हम थोरेक्स। थोरेक्स में आपको पता है दोनों लंग्स के बीच में हमारे अंदर एक ग्रंथि थी जिसका नाम क्या होता है? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद हम आते हैं तो किडनी थी। किडनी के ऊपर आपको पता है एक एक ग्रंथि थी जिसका नाम एड्रिनल था या अधिवृक्क था या सुप्रारीनल था या एपिरिनल था। ये 2 थी, एक एक किडनी के ऊपर एक थी। उसके बाद अमाशय या स्टमक के नीचे एक अग्नाशय या पेनक्रियास ग्रंथि थी। और उसके बाद आपको पता है ये जो 7 ग्लैंड थी हमारे अंदर, ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन थी, लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसी थी जो है तो मेल में थी या फीमेल में थी। और वो कौन सी थी? नर के अंदर तो टेस्टिस था। टेस्टिस का मतलब वृषण, एक जोड़ी वृषण टेस्टिस नर में पाए जाते हैं। मादा के अंदर एक जोड़ी ओवरी थी। ओवरी का मतलब अंडाशय था। इन पूरी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था, और कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे, और अगर आपको पता हो तो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था वो लिखे नहीं थे, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या पढ़ी थी, इन पॉइंट को हमने पहली वाली क्लास में लिखा था, तो अब लिख लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर की अगर आ जाएगी लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मैंने आपको बता दिया था सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ये बात बता दी थी। पर यहाँ बात मैंने आपको एक बात और बताई थी, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्रंथि तो है हमारे अंदर, पर लीवर कौन सी लार्जेस्ट ग्रंथि है, तो ये भी बात मैंने आपको बताई थी। लीवर जो है वो एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? तो आप सभी को पता ही है एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि थी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब कौन सी ग्रंथि थी? बाह्यस्रावी ग्रंथि थी। तो ये चीज हमने देख ली थी। तो क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आंसर आएगा लीवर। लीवर को हिंदी में सभी को पता है, लीवर को हिंदी में हम यकृत बोलते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए लार्जेस्ट, सबसे बड़ी तो आए, पर ये आ जाए लार्जेस्ट कौन सी वाली? एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हमसे पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको बता दिया था, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ये भी पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले हमसे, सबसे छोटी का मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछ ले, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंफ्यूजन वाली बात थी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कभी कभी ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दे रखा होता, अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दे रखा होता तो उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि हमको कौन सा मानना है? पीयूष। पीयूष का मतलब कौन सी ग्रंथि माननी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ये मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 टिक लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने एक ही टिक लगाया है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? पीनियल को देनी है। और अगर पीनियल ऑप्शन में ना आए तो फिर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? पीयूष या पिट्यूटरी को। ये भी देख ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था मिक्स ग्लैंड कौन सी है? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मिक्स ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन मेनली मुख्यतः हमारी बॉडी के अंदर जो मेन मिक्स ग्लैंड है वो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। आपके लेवल पर यही काफी है, अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में हम बोलते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना मिश्र ग्रंथियां और भी हो सकती है माइनर, पर उनका इतना बड़ा रोल नहीं है। मुख्य हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है वो एक ही, जिसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था अगर हमारे अंदर ये पूछ ले लिंग ग्रंथि कौन सी होती है, लिंग ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड बोल देंगे, या इसको हम बोल सकते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले मैं नाम लिख देता हूँ कौन कौन सी, तो आपको पता है जनन ग्रंथि हमारे अंदर कौन सी होती है। तो यहाँ अगर हम मेल में देखें तो आपको पता है मेल में तो कौन सी होती है? टेस्टिस होती है। और फीमेल में आप बताना फीमेल में कौन सी होती है? ओवरी। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। और ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय।
टेस्टिस और ओवी को हम लिंग ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही सेक्स में पाई जाती है, या तो मेल में होगी या फीमेल में होगी, एक ही लिंग में होती है। तो इन दोनों ग्रंथि को देख के हम मेल का सेक्स बता सकते हैं, लड़का होगा लड़की होगा। इन्हें जनन ग्रंथि क्यों बोलते हैं? जनन ग्रंथि को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन ग्लैंड। रिप्रोडक्शन ग्लैंड क्यों बोलते हैं इन्हें जनन ग्रंथि? जनन का मतलब होता है संतान पैदा करना, हम रिप्रोडक्शन वाले लेसन में पढ़ेंगे। क्योंकि ये दोनों ग्रंथि टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय से संतान पैदा करने में भी काम आती है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं जनन ग्रंथि या रिप्रोडक्शन ग्लैंड। तो मेरे ख्याल से सब चीज मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद कुछ पॉइंट और भी थे, और कुछ पॉइंट और क्या थे तो मैंने आपको बताया था मास्टर ग्लैंड हमारे अंदर जो होता है वो मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो होती है, आप बताना हमारे अंदर मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि का मतलब ऐसी ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। और वो कौन सी थी मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और आपको पता है पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पर मैंने आपको ये बताया था मास्टर ग्रंथि सबका तो कंट्रोल करती है, ये मैंने बात देख ली थी, लेकिन इस ग्रंथि का भी, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल कोई और करता है। और कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसी कारण क्वेश्चन अगर ये आ जाए मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अगर आ जाए, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन कंट्रोल करता है? मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कौन होता है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। ये सब चीजें हमने पहले वाली क्लास में देख ली थी। अब एक काम करते हैं, ये पूरी फैक्ट वाली बात हो गई हमारी। अब हम एक एक ग्रंथि को डिटेल में देखते हैं। और जो सबसे पहले हम जिस ग्रंथि को डिटेल में देखते हैं, मैं आपको इस रिदम से पढ़ाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। जैसा हमने 1 2 3 करा था, हम उसके अनुसार नहीं पढ़ाएंगे। पहले मैं आपको वो ग्रंथि पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में अच्छे से आ सके, फिर जैसे उस ग्रंथि कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर हम धीरे धीरे चलेंगे, ताकि एक रिदम बना रहे कंसेप्ट में। तो हम पहली ग्रंथि उठाते हैं, और वो जो हमारी पहली ग्रंथि जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, और वो ग्रंथि है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। तो हम स्टार्ट करते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। और सभी लोगों को पता है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। ये हमारी पहली ग्रंथि हो गई। चलो इसको हम पढ़ते हैं। इसके बारे में एक कमेंट सबको पता ही है कि ये मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। और मिश्रित ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। और आपको ये भी पता है मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हो गया? मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये हो गया इसके अंदर अंतःस्रावी भाग भी होगा, और इसके अंदर कौन सा भाग भी होगा? बाह्यस्रावी भाग। हिंदी में अगर बात करें तो इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होगा, और आप बताना कौन सा पार्ट भी होगा? एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। तो दोनों पार्ट है इसके अंदर, एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी। अब हम डिटेल में इसको हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा समझना। अग्नाशय ग्रंथि को हम डिटेल में बना देते हैं। तो ये मान लेना मैंने अग्नाशय ग्रंथि को बना दिया, ये मान लेना हमारे शरीर में पाई जाने वाली अग्नाशय ग्रंथि है। अगर हम अग्नाशय ग्रंथि के अंदर देखें तो हमको अग्नाशय ग्रंथि के अंदर सभी जगह पर, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर हमको सभी जगह पर द्रव मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा। ये द्रव है, द्रव बोल दो या फ्लूइड बोल दो, पूरी अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये एक फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? द्रव भरा हुआ है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। पर जो द्रव भरा हुआ है सभी जगह, पूरी अग्नाशय ग्रंथि में सभी जगह द्रव भरा हुआ है। इन द्रव के बीच बीच में, ये जो द्रव दिख रहा है आपको, इन द्रव के बीच बीच में ये कोशिकाओं के सेल है। ये सेल, ये न्यूक्लियस हो गया है सेल। सेल के बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं। ग्रुप्स का मतलब बहुत सारे समूह पाए जा रहे हैं। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बहुत सारे कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। यह मैं 4 भी बना रहा हूं, पर इसका मतलब 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अग्नाशय ग्रंथि में देखें तो हम दो ही चीज मिलेगी। दो चीज क्या मिलेगी? या तो आपको द्रव मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, या आपको कोशिका। जैसे एक कोशिका ये रही, ये कोशिका के अंदर मैंने केंद्रक बना दिया, दूसरी सेल ये रही, थर्ड ये रही। तो बहुत सारे कोशिका के समूह दिख रहे हैं। और ये समूह, ये तो एक ही समूह है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये 4 ग्रुप नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप है, पर यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम मान लेते हैं ये ग्रुप है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये कोशिका के समूह है। और कोशिका के समूह को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कोशिका के समूह। इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल।
ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल है। चलो ठीक है, तो इतना तो हमारे समझ में आ रहा है कि जो ग्रंथि है पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि, इसके अंदर दो ही चीज मिलेगी, या तो आपको फ्लूइड मिलेगा, द्रव मिलेगा, या कोशिकाओं के समूह मिलेंगे। आप थोड़ा बात ध्यान से समझना। अगर हम इन दोनों की बात करें तो जो फ्लूइड मिल रहा है, ये जो फ्लूइड है ये अग्नाशय ग्रंथि का, ये अग्नाशय ग्रंथि का बाह्य स्रावी भाग बनाता है। ये अग्नाशय जो पेनक्रियाज ग्रंथि होता है इसका बाह्य स्रावी भाग बनाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाह्य स्रावी भाग, और बाह्य स्रावी भाग को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट। और आप सभी को पता है बाह्य स्रावी भाग से क्या बाहर निकलता है, एंजाइम। इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि का जो फ्लूइड वाला भाग है ये बाह्य स्रावी भाग बनाता है, और बाह्य स्रावी भाग बनाता है, इसका मतलब आप बताओ इससे क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे। लेकिन ये जो कोशिका समूह है, अब यहाँ रुक जाते हैं हम, ये जो कोशिका समूह है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और ध्यान से क्यों समझना, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, और वो कंसेप्ट क्या है, कोई भी जो भूभाग होता है, भूभाग का मतलब लैंड, जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, अगर किसी भूमि या लैंड के चारों तरफ, अगर किसी भूमि या लैंड के चारों तरफ पानी पाया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लेते हैं कोई जमीन है, ये कोई जमीन है या लैंड है, और इसके चारों तरफ पानी पाया जा रहा है, तो आपको पता होगा ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी पाया जाता है, बताओ उसको क्या बोलते हैं, उसको पता है वो क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, आइलैंड, सुना होगा तो सबने नाम। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इस डायग्राम को आप सही से देख रहे होंगे तो ये जो कोशिका के समूह पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भूमि है, भूमि का मतलब लैंड है, और इसके चारों तरफ ये जो द्रव दिख रहा है आपको, इसके चारों तरफ देखो द्रव दिख रहा है, इस द्रव को मैं और बना देता हूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो कोशिका के समूह जो दिख रहे हैं ये तो भूभाग हो गया, और इसके चारों तरफ जो द्रव पाया जाता है द्रव पानी हो गया। इसका मतलब ये हो गया जो कोशिका के समूह हैं ये इस प्रकार से दिख रहे हैं जैसे द्वीप होते हैं, क्योंकि द्वीप उसे कहते हैं जिस भूभाग के चारों तरफ पानी पाया तो उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि के अंदर भी जो कोशिका के समूह पाए जा रहे हैं, तो ये कोशिका के समूह तो भूभाग मान लो आप, और इसके चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है इसको पानी मान लो, तो ये कोशिका के समूह किसकी तरह दिख रहे हैं, द्वीप की तरह दिख रहे हैं, मतलब आइलैंड की तरह दिख रहे हैं। इसी कारण जो कोशिका के समूह है इसका हम एक नाम और दे देते हैं, और वो जो नाम है वो यहाँ लिख देते हैं, कोशिका के समूह को हम क्या बोलेंगे, द्वीप भी बोलेंगे। अभी इंग्लिश में भी लिखेंगे, धीरे धीरे समझना। तो एक द्वीप ये रहा, पूरा एक द्वीप, एक द्वीप ये रहा, एक द्वीप ये रहा, एक द्वीप ये रहा। तो आप बताना द्वीप एक है बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारे, तो इसी कारण से क्या बोल देते हैं, द्वीप समूह बोल देते हैं, क्योंकि एक द्वीप तो नहीं है ना, बहुत सारे, 1 2 3 4 बहुत सारे। ये जो द्वीप समूह है इसकी खोज एक साइंटिस्ट ने की थी, सबसे पहले इन द्वीप को एक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसी कारण उस साइंटिस्ट का नाम इसके नाम के आगे लगा देते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था लैंगरहैंस। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। और इंग्लिश में अगर इसको बोलना हो तो आपको पता है हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका मतलब ये हो गया इस ग्रंथि के दो भाग हो गए, एक तो बाह्य स्रावी भाग हो गया, फ्लूइड हो गया, और जो कोशिका के समूह थे इस कोशिका के समूह का दूसरा नाम क्या हो गया, इस कोशिका के समूह का दूसरा नाम हो गया लैंगरहैंस के द्वीप समूह, इंग्लिश में बोलेंगे आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और यहाँ पर जो मुझे काम की बात बतानी थी, वो काम की बात ये बतानी थी कि जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, ये इस ग्रंथि का भाग बना रहे हैं। ये कौन सा भाग बना रहे हैं, ये इस ग्रंथि का भाग बना रहे हैं। कौन सा वाला भाग बनाएंगे, अंतःस्रावी भाग, ये इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग बना रहे हैं। और अंतःस्रावी भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। तो एक बार समझ में आ गई। और एंडोक्राइन पार्ट से क्या बाहर निकलता है, सभी लोगों को पता है एंडोक्राइन भाग पार्ट से क्या बनता है, हार्मोन निकलते हैं। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, देख लो मिश्रित हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी भाग भी है और इसका बाह्य स्रावी भाग भी है, इसमें एंजाइम भी और इसमें हार्मोन भी है। तो हमको पता लग गया कौन सा वाला भाग अंतःस्रावी, कौन सा वाला भाग बाह्य स्रावी। अब सुनना बात, क्योंकि अभी जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ आपको वो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा रहा हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इसी कारण इस वाले लेसन में जब हम अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज ग्लैंड पढ़ेंगे तो मैं पूरी पेनक्रियाज ग्लैंड तो पढ़ाऊंगा आपको, पर पेनक्रियाज ग्लैंड का केवल मैं आपको ये वाला पार्ट ही पढ़ाऊंगा, यही पार्ट, ये मैं आपको फ्लूइड वाला भाग नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्लूइड वाला भाग बाह्य स्रावी भाग है, इससे एंजाइम निकलते हैं। अभी हमारे लेसन का नाम अंतःस्रावी तंत्र था, इसी कारण ये जो बाह्य स्रावी भाग है इसको हम कहीं और पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे मैं बता देता हूं, अभी जब हम डाइजेशन या पाचन वाला लेसन पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, अभी इस लेसन में मैं डिटेल में आपको लैंगरहैंस के द्वीप समूह, मतलब ये जो अंतःस्रावी भाग है यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ी लेसन अंतःस्रावी तंत्र है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे वापस मैं इस ग्रंथि को बनाऊंगा और लैंगरहैंस के द्वीप समूह पढ़ाऊंगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। और वापस 2 मिनट के लिए डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ये ग्लैंड बना दिया, और अब मैं जल्दी बना देता हूँ ये लैंगरहैंस के द्वीप समूह, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस के बहुत सारे
पर अभी हमने बना लिया तो बार बार नहीं बनाएंगे। और इसके अंदर आपको पता ही है ये द्रव पाया जा रहा है, नाम वाम मैंने दे दिया। अब थोड़ा बात समझना, ये जो लैंगरेंस के द्वीप समूह है, यहां मैं एक बार और लिख देता हूं, ये लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ये थोड़ी हिंदी पर ध्यान मत देना, आप हिंदी में मात्रा मात्राओं पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो मात्रा मात्रा कुछ मिस्टेक हो सकती है, उस पर ध्यान मत देना। इंग्लिश में आपको पता ही आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझना, अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अगर इसको आप सही से देख रहे हो लैंगरहैंस के द्वीप समूह को, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसमें क्या मिल रही है। ये क्या है, सेल, ये सेल है, पर इसके अंदर हम सेल देखे तो ये सेल बहुत सारी है। इसके अंदर सेल तो बहुत सारी होती है, लेकिन इन सेल के प्रकार 3 होते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल तो कोशिकाएं तो बहुत सारी है, लेकिन प्रकार कितने, 3 है। तो 3 कैसे कैसे, एक तो मैंने दिखा दी, दूसरी देखना आप, दूसरी टाइप की सेल ये रही, और तीसरी सेल और बना देते हैं। तीसरी टाइप की जो सेल दिख रही है आपको, वो तीसरी टाइप की सेल बना देते हैं, ये रही। तो अब बात समझना जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। अगर ना एक द्वीप के अंदर अगर हम देखें तो एक द्वीप में कोशिकाएं तो बहुत सारी है, लेकिन ये कोशिकाएं कितने प्रकार की, 3। जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंसान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंसान की वैरायटी कितनी होती है, 2 ही होती है, या तो लड़का होता है या लड़की होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेल तो बहुत सारी पाई जा रही है, लेकिन जो सेल है, सेल तो बहुत सारी पाई जा रही है, लेकिन जो सेल है, इन सेल के अगर हम प्रकार देखें तो ये जो सेल है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो प्रकार का मतलब टाइप, तो हम ये कह सकते हैं 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है यहाँ पर, या 3 टाइप की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अभी 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 टाइप की कोशिकाएं। फर्स्ट जो सेल दिख रही है इसका हम नाम क्या दे, तो जो फर्स्ट सेल दिख रही है इसका नाम है एल्फा सेल। हिंदी में भी इसका एल्फा सेल बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, एल्फा कोशिका। तो पहली कोशिका एल्फा कोशिका, कॉमन सेंस की बात मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अगर पहली एल्फा है तो आप खुद ही बता दो दूसरी कोशिका कौन सी हो गई, बीटा सेल। तो पहली कोशिका तो हमारी एल्फा सेल हो गई, दूसरी बीटा सेल हो गई, और तीसरी सभी को पता है तीसरी कौन सी हो गई, गामा सेल। तो 3 सेल हो गई। हिंदी में अगर इसको लिखना है तो इसको हम बोल देंगे गामा कोशिका, और ये बीच वाले को लिखना है तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा कोशिका, इसको बीटा कोशिका बोल देंगे। तो एल्फा सेल हो गई, बीटा सेल हो गई और गामा सेल हो गई। अब बात समझना, ये चीजें मैंने बता दी। अब ये तो तीनों सेल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था लैंगरहैंस का जो द्वीप समूह है ये इस ग्रंथि का बताओ कौन सा वाला भाग बनाता है, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी। तो आप सभी को पता है ये अंतःस्रावी भाग बनाता है, और अंतःस्रावी भाग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट। और सभी लोगों को पता है जो एंडोक्राइन पार्ट है किसे कहते हैं, क्या निकलेंगे एंडोक्राइन पार्ट से, सभी को पता है एंडोक्राइन पार्ट जो है इससे क्या बाहर निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन निकल रहे हैं इससे। तो इसका मतलब ये हो गया क्योंकि लैंगरहैंस का द्वीप समूह से हार्मोन निकलेंगे, इसका मतलब लैंगरहैंस का द्वीप समूह कौन बना रही है, ये तीनों सेल बना रही है, तीनों सेल मिलकर बना रही है, इसका मतलब इन तीनों सेल से क्या बाहर निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इन तीनों सेल से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ याद हो या नहीं हो, ये एग्जाम के लिए, प्री के लिए, मेन के लिए, सभी एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कुछ याद नहीं हो तो बीटा सेल तो याद ही रखना है। क्यों, क्योंकि बीटा सेल जो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, बहुत फेमस हार्मोन है, और वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। सभी लोगों ने नाम सुना होगा इंसुलिन हार्मोन। प्री में पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो आप बताना इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, इसका आंसर आएगा बीटा सेल से। ऑप्शन में अगर बीटा सेल ना दे रखा हो तो आंसर क्या आएगा, लैंगरहैंस के द्वीप समूह से, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस से। अगर ऑप्शन में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस ना दे रखा होगा तो आंसर कहां से आएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। चलो ये तो पता लगे इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, बीटा से, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये। पर क्यों ना हम ये भी देख लें कि अल्फा सेल और गामा सेल से क्या निकलता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयर आते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं हम यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो यहाँ के जो हार्मोन निकलते हैं गामा सेल से, अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ये हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। और ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है सोमेटो, ये वाला जो हार्मोन निकलता है इस हार्मोन को बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन।
तो मेरे ख्याल से 3 हार्मोन आपके समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। कुछ याद करो मत करो, मैं आपको बता दूं क्लियर बात, जो मैं याद करने की चीज ना होगी इसको मैं पहले ही बोल दूंगा, इसको याद मत रखना। इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ याद हुआ नहीं हो, बीटा सेल जरूर याद रखना, और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं। ये ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेरोन बस एक बार रीड कर लेना, ताकि अगर प्री में आ जाए तो आप लिख पाओ, वो सॉरी टिक लगा पाओ। तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से, और गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेरोन। अब हमको क्या करना है, आगे चलते हैं, और आगे हमको सिर्फ इन तीनों में से एक हार्मोन पढ़ना है, इन तीनों में से हमको एक हार्मोन पढ़ना है, और वो हार्मोन कौन सा पढ़ना है हमको, इंसुलिन हार्मोन। एग्जाम में प्री में ही इंसुलिन हार्मोन पे क्वेश्चन आएंगे, मेन में अगर आ जाए तो मेन में इंसुलिन हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन पर 50 वर्ड्स लिखो, या बीटा सेल से ऊपर आ सकता है, या और प्री में क्वेश्चन आ सकता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है। तो कुल मिला के बात ये कि इन सब में से इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, तो हम इंसुलिन हार्मोन को ही पढ़ेंगे। ये ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में और सोमेटोस्टेरोन हार्मोन के बारे में जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूंगा, बाकी इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट्स भी दूंगा, तो जो कुछ फैक्ट पॉइंट होता है, जैसे अग्नाशय ग्रंथि की खोज किसने करी, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने करी, ऐसे वैज्ञानिक के नाम आ जाते हैं, या कौन कितना परसेंट होता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनके मैं नोट्स दूंगा, फैक्ट के नोट दूंगा, वो फैक्ट के नोट्स आपके पास आ जाएंगे, तो वहां से आपको फैक्ट वाली चीज भी पता लग जाएगा, ताकि प्री में कोई फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर पाओ। चलो आगे चलते हैं, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इंसुलिन हार्मोन को। एक बार दोबारा देख लेना, इंसुलिन कहां से निकल रहा है, बीटा सेल से। किसकी बीटा सेल से, लैंगरहैंस की। तो अब डिटेल में इंसुलिन हार्मोन, तो यहां हम लिख देते हैं ये इंसुलिन हार्मोन। अभी इंसुलिन हार्मोन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और इंसुलिन हार्मोन क्या है, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड का मतलब क्या है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करते हैं, पहले हम पेप्टाइड का मतलब समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे पेप्टाइड का मतलब क्या है। तो थोड़ी देर तक आप इंसुलिन हार्मोन को भूल जाओ, मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूँ, और दूसरी चीज को हम नोट के बहाने समझ लेते हैं। और वो दूसरी चीज क्या है, धीरे धीरे समझना। मैं आपको पता है हार्मोन पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरे लेसन में हम पढ़ेंगे हार्मोन, हार्मोन के अलावा हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, धीरे धीरे नए नए हार्मोन पढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको एक काम की चीज बता रहा हूँ, जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं वो या तो प्रोटीन के बने होते हैं, जितने भी हार्मोन बने होते हैं, मैक्सिमम हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, मैक्सिमम हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिकांश, अधिकांश हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन के नहीं बने होते, केवल कुछ ही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लेस, लेस का मतलब कम। केवल कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते, तो ये किसके बने होते हैं, ये हार्मोन बने होते हैं हमारे अंदर स्टेरॉइड के। आपने नाम सुना होगा स्टेरॉइड। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन ये क्लियर हो गया हमारे अंदर, वो क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी में दो प्रकार के बने हो सकते हैं, या तो प्रोटीन के बने होंगे या किसके बने होंगे, स्टेरॉइड के। प्रोटीन के जो बने हार्मोन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में 90% हार्मोन तो प्रोटीन के बने होते हैं। केवल कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के। अब यहाँ पर मैं रोकता हूं, और वो रोकता हूं क्या हूं वो सुनना। ये जो मैंने प्रोटीन लिखा है, जब मैं आपको प्रोटीन पढ़ाऊंगा बैलेंस डाइट वाली क्लास में, मैं आपको प्रोटीन पढ़ाऊंगा, जब आपको पता लगेगा प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है ये बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो है ये बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्रोटीन बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर बना होता है, और जो पेप्टाइड है ये बहुत सारे एमिनो एसिड का बना होता है, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी भी आप बेसिक बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ दोबारा सुनना। प्रोटीन जो है ये बहुत सारे किसका बना होता है, पेप्टाइड का बना होता है, और जो पेप्टाइड है ये किसका बना होता है, अमीनो अम्ल का बना होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पेप्टाइड, और जब बहुत सारे पेप्टाइड मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा कौन हो गया, पेप्टाइड, और इससे भी छोटा कौन हो गया, अमीनो अम्ल। इन तीनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब प्रोटीन वाली क्लास होंगे। बाकी आपको तीनों में चीज समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा देख लेना। प्रोटीन बना होता है पेप्टाइड का, और पेप्टाइड बने होते हैं अमीनो अम्ल का। अब क्वेश्चन और क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे शरीर में अधिकांश हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं।
तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, और ऑप्शन में अगर प्रोटीन ना हो तो आप बोल देना किसके बने होते हैं, पेप्टाइड के, और अगर पेप्टाइड ना दे रखा हो तो आंसर आप क्या देना, अमीनो अम्ल का। इसका मतलब ये तीनों बिल्कुल एक बात तो नहीं है, लेकिन एक जैसी बात है। अब यहाँ के क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन सिर्फ प्रोटीन का ही बना होता है, ये भी आ सकता है, कौन सा हार्मोन सिर्फ पेप्टाइड का ही बना हो सकता है, और कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल का बना होता है, ये भी दे रखा होता है। तो एक काम करते हैं, हम 2 मिनट यहाँ रुक जाते हैं और 2 मिनट हम एक बात करते हैं, यहाँ पर भी आऊंगा मैं, पेप्टाइड से कौन सा हार्मोन बनता है। तो एक बात ध्यान रखना, सभी हार्मोन मैक्सिमम हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, पर पेप्टाइड वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेप्टाइड से कौन सा हार्मोन मिलकर बना होता है, इंसुलिन हार्मोन। ये पता लग गया, इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन किसका बना है, पेप्टाइड का। और अमीनो अम्ल का हार्मोन कौन सा होता है, जो अमीनो अम्ल से बना होता है, क्यों ना मैं यही बता दूं, तो अमीनो अम्ल से जो हार्मोन बना होता है उसका नाम है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन को इंग्लिश में भी थायरोक्सिन हार्मोन ही बोलते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो बात समझना, थायरोक्सिन हार्मोन किसका बना होता है, एमिनो अम्ल का। और मान लो अगर ऑप्शन में एमिनो अम्ल है, चलो ठीक है, और अगर इंसुलिन हार्मोन किसका बना होता है, पेप्टाइड का। ये 2 ही हार्मोन है जो एमिनो अम्ल और पेप्टाइड के बने होते हैं, बाकी सभी भी कोई भी हार्मोन आ जाए तो आप बोल देना प्रोटीन का बना होता है। पर एक बात करते हैं, क्यों ना हम ये भी देख लेते कि स्टेरॉइड के कौन से हार्मोन बने होते हैं। तो मैं आपको, और स्टेरॉइड वाले हार्मोन ज्यादा होंगे कम होंगे, कम होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेरॉइड के हार्मोन कौन कौन से बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखना, स्टेरॉइड के हार्मोन कौन से होते हैं। हमारे शरीर में स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड के हार्मोन 2 ही जगह पाए जाते हैं, और 2 जगह कौन सा, थोड़ा ध्यान से समझना, वो क्या है, हमारे अंदर जो सेक्स ग्लैंड होती है, मैंने आपको बता दिया सेक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, लिंग ग्रंथि। इन लिंग ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन है वो स्टेरॉइड के बनेंगे। अब लिंग ग्रंथि आपको पता ना कौन कौन सी होती है, तो बताओ लिंग ग्रंथि कौन होता है। नर के अंदर तो वृषण होता है, वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवेरी। इन दोनों ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, अभी आप मेरे कहने से याद रख लो। और वो क्या है, ये जो वृषण है, इस वृषण से हार्मोन सभी को पता है, वृषण से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंग्लिश में भी टेस्टोस्टेरोन ही बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक नाम और होता है एंड्रोजन हार्मोन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब, हम एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आप तो ऐसे याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिंग ग्रंथि मतलब जो सेक्स ग्लैंड होती है, इससे निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, टेस्टोस्टेरोन किसका बना है, प्रोटीन का बना है, पेप्टाइड का बना है, अमीनो अम्ल का बना है, स्टेरॉइड का बना है, तो बताओ किसका बना है, स्टेरॉइड का बना है। और अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, आपको पता है, तो अंडाशय से एक हार्मोन तो कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एक हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन ही बोलते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एक हार्मोन कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन को भी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बात समझना, जो मैं आपको बेसिकली क्या बता रहा हूँ, ये 3 स्टेरॉइड कहाँ से, स्टेरॉइड वाले हार्मोन कौन से होते हैं, याद करने के तरीके, सेक्स ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलेंगे स्टेरॉइड के बने होते हैं। और सेक्स ग्लैंड 2 होती है, तो इनसे कौन कौन से हार्मोन निकल रहा है, एक तो एंड्रोजन निकल रहा है, एक एस्ट्रोजन निकल रहा है, एक प्रोजेस्टेरोन। ये तीनों किसके बने हुए, तो आप बोल रहे ना सर ये तीनों स्टेरॉइड के बने हुए। लेकिन एक जगह और है जहां से स्टेरॉइड वाले हार्मोन निकलते हैं, और वो जगह कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो मैंने आपको बता दिया सेक्स ग्लैंड से, और दूसरा कौन सा है जहां से निकलते हैं, तो दूसरा आपको अभी थोड़ी परेशानी आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा, जब मैं एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा आपको, जब आपको वहां चीज ज्यादा समझ में आएगी, अभी बस सुन लो आप। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसका जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहीं समझ में आएगा, भी बस सुन लो आप। तो एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है, उस कोर्टेक्स वाले भाग से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड वाले हार्मोन 2 ही जगह से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, एक तो निकाल देना आप लिंग ग्रंथि से, और दूसरा आप निकाल देना एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो यहाँ पर मैंने केवल एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स वाला भाग लिखा है। अब एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, इसके लिए आप इंतजार करना जब मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा। जब मैं एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं। इनके अलावा, अब सुनना, इनके अलावा जितने भी हार्मोन है सब किसके बनेंगे, प्रोटीन के। देखो ओवरऑल हम समझने की कोशिश करते हैं। एमिनो अम्ल
से कौन सा हार्मोन मिलकर बना होता है? केवल एक, क्या नाम है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलो ठीक है। पेप्टाइड से कौन सा हार्मोन बना होता है? इंसुलिन। चलो ठीक है। बाकी सभी हार्मोन प्रोटीन के। लेकिन आप याद स्टेरॉइड वाले भी रख लेना, स्टेरॉइड जो है वो कम होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं? तो एक तो नाम याद रखना स्टेरॉइड का कौन कौन सा हार्मोन है, लिंग ग्रंथि से निकलने वाले, और लिंग ग्रंथि दो है, वृषण और अंडाशय से, टेस्टिस और ओवेरी। तो टेस्टिस से तो कौन सा हार्मोन निकल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। जो लड़कों के अंदर जितने भी लड़कों वाले लक्षण आते हैं, दाढ़ी मूछों का आना, मसल्स का मजबूत होना, ये सब लक्षण कौन लेके आता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का एक नाम और है एंड्रोजन, वो किसका बना होता है? स्टेरॉइड का। दूसरा, अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी किसका बना हुआ है? स्टेरॉइड का। बाकी एमिनो अम्ल का थायरोक्सिन बना है, पेप्टाइड किसका बना होता है? इंसुलिन का। बाकी जो भी हार्मोन का नाम आपने अपनी लाइफ में सुना है सभी बोल देना प्रोटीन का। ये आ गया होगा। फिर इनको दोबारा और देखेंगे हम, तो मेरे ख्याल से पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। अब वापस हम इंसुलिन हार्मोन पर आ जाते हैं, ये चीज समझ में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसुलिन हार्मोन किसका बना हुआ है? पेप्टाइड हार्मोन। इसका मतलब क्या है? समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं। अभी इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में करता क्या है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे इंसुलिन हार्मोन के कार्य को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, वो मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये मान लेना हमारा रक्त है, ये ब्लड है हमारे अंदर, और ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सेल है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल पाई जाती है, सेल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोशिका। ये हमारी सेल है। और आपने बचपन के दिनों में नाम सुना होगा जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज है, पर मुझे केवल माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब था, इसी कारण मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। बहुत से लोग सोचेंगे सर कोशिका के बीच में तो आपने न्यूक्लियस बना दिया, केंद्रक बना दिया। ये केंद्रक नहीं है, मुझे केवल माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है, इसी कारण मैंने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया। चलो ठीक है। और ये ब्लड है, ये सेल बना दी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ब्लड। ये हमारा ब्लड। अब सुनना बात क्या होता है, और इस ब्लड के अंदर पाई जा रही है, कौन पाई जा रही है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुना होगा आपने। ये ग्लूकोज कहां से आती है हमारे अंदर? खाना खाने से। रोटी खा लो आप, तो जब भी हम कोई खाना खाते तो हमारे अंदर ग्लूकोज आ जाती है, तो ये रही ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहां से आ रही है? मैंने पहले बता दिया, ग्लूकोज कहां से आ रही है? खाना खाने से। अगर आप खाना ज्यादा खाओगे तो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होगी, और अगर आप खाना कम खाओगे तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम होगी। चलो ठीक है। अब क्या होता है तो देखना, ये जो ग्लूकोज है, आगे की चीज समझते हैं। ये जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज रक्त से निकलकर, ये ग्लूकोज रक्त से निकलकर कोशिका में आ जाती है। कोशिका में भी कहां पर आ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है, ये जो ग्लूकोज जो रक्त में थी, ये ग्लूकोज रक्त से निकल के कहां पर आ गया? आप मुझे बता दो कहां पर आ गई? कोशिका में। और जब ये कोशिका में आ जाती है, जब ये कोशिका में आ जाती है तो फिर क्या होता है? ये ग्लूकोज जो है ये किससे जुड़ जाती है? ऑक्सीजन से। ये ग्लूकोज किससे जुड़ जाती है? ऑक्सीजन से। अब आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन कहां से आई? ये मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा ऑक्सीजन कहां से आई। तो जैसे ही ग्लूकोज कोशिका में आती है, कोशिका में या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, तो ये ग्लूकोज किससे जुड़ जाती है? ऑक्सीजन से। और जैसे ये दोनों जुड़ते हैं, ये सब कहां जुड़ रहे हैं? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जैसे ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये दोनों जुड़ के क्या बना लेते हैं? ऊर्जा बना लेते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या बना लेते हैं? एनर्जी। और इस ऊर्जा को लेके हम क्या कर लेते हैं? काम। आपने बचपन में सुना होगा काम का मतलब कोई भी हम वर्क कर लेते हैं। आपने इतना तो जानते हो ना, कोई भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। चाहे आप उठो, बैठो, घूमो, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, आप खुद ही चल रहे हो, आपके हाथ पांव काम कर रहे हैं, आप बार बार आंखों से देख रहे हो, आंखों से देखना काम होता है। इसका मतलब ये हो गया, हमारी बॉडी में 24 घंटे में हजारों काम होते हैं। वो हजारों काम हम कर क्यों पाते हैं? काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। अगर ऊर्जा बनेगी तभी काम करोगे, अगर ऊर्जा नहीं बनेगी तो काम नहीं कर पाओगे। ये ऊर्जा कौन बनाता है? अब आप बताओ तो ऊर्जा कौन बनाता है? ऊर्जा कोशिका बनाती है। कोशिका में कौन बनाता है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ऊर्जा बनती है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, आपने बचपन के दिनों में याद करो, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति ग्रह। आप बताओ क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस? क्योंकि आप बताओ ऊर्जा कहां बन रही है? ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो बन रही है ना। खैर आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं पावर हाउस किसे कहते हैं, पर फिर भी पावर का मतलब एनर्जी, पावर हाउस या शक्ति ग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्ति ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। अब मेरी बात समझना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले
कि अगर हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो क्या होता, तो आपका जवाब क्या होता? अगर हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाते, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए केवल माइटोकॉन्ड्रिया काम कर पाता है, वरना ऐसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तो आप हवा में भी जोड़ दो। बताओ कैसे जोड़ोगे? हवा में ऑक्सीजन है, दिख नहीं रही पर है। ग्लूकोज पाउडर आपने सुना हो, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज पाउडर लेके आ जाओ, तो ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोन ऐसे तो जुड़ जाएगी, एनर्जी तो यहाँ भी बन जाएगी। पर ध्यान देने की बात ये, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हर कहीं नहीं जुड़ सकती, ग्लूकोज और ऑक्सीजन केवल एक ही जगह जुड़ती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब अगर ये हुआ कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ते नहीं, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ते नहीं तो ऊर्जा बनती नहीं, और ऊर्जा बनती नहीं तो हम काम नहीं करते, हमारी बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता, दिल काम नहीं करता, हार्ट काम नहीं करता, ब्रेन काम नहीं करता, लंग्स काम नहीं करता, हमारी डेथ हो जाती। इसका मतलब विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन संभव ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल भी समझ में आ गया आपको? अच्छा चलो ठीक है, एक तो ये आ गया। क्वेश्चन ये आ जाए, हम सांस क्यों लेते हैं, हम ब्रीथिंग क्यों करते हैं? तो आप बताना, इतना तो सबको पता ना, सांस लेने से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, इतना सबको पता होगा। और आपको पता होगा अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना किसको खराब कर देता है? कोरोना हमारे लंग्स को खराब कर देता है। जो भी लोग कोरोना से मर रहे हैं वो कोरोना से क्यों मर रहे हैं? क्योंकि कोरोना का वायरस जो है हमारे लंग्स को खराब कर देता है। अब बताना लंग्स के खराब होने से क्या होगा, तो सुनना। आप मुझे बताओ, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में कौन सा अंग काम आता है? लंग्स। लंग्स का मतलब फेफड़े, यहाँ पर है हमारे लंग्स। तो आप सुनना क्या होगा, अगर आपका लंग्स खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं। अब आपके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बताना इस कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? अगर आपके लंग्स ही खराब हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी नहीं, और जब ऑक्सीजन आएगी नहीं तो अकेले ग्लूकोज रह जाएगी ना, तो अकेले ग्लूकोज ऊर्जा थोड़ी बनाएगी। ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो लंग्स खराब तो ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी नहीं, ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी नहीं तो ऊर्जा बनेगी नहीं, ऊर्जा बनेगी नहीं तो आपकी बॉडी का कोई अंग काम करेगा ही नहीं। धीरे धीरे आपका ब्रेन, हार्ट वार्ट सब खत्म हो जाएंगे और आपकी भी डेथ हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। अगर आपको मैं ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो ऊर्जा ही नहीं बनेगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझ में आगे होगी आपके बात। अब आगे की बात, अच्छा ये ग्लूकोज जो है हम खाना क्यों खाते हैं ये भी देख लो। आप मुझे बताना, ये ग्लूकोज कहां से आई थी? ग्लूकोज खाना खाने से तो आई थी। तो हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे अंदर ग्लूकोज आ जाए, क्योंकि आप बताना ऑक्सीजन ये आती रहेगी और ग्लूकोज नहीं आएगा तब भी एनर्जी नहीं बनेगी हमारे अंदर। तो एनर्जी बनने के लिए तो ग्लूकोज भी चाहिए, और ग्लूकोज कहां से आता है? खाने से। इसी कारण आप अगर लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे, 10-15 दिन तक आप खाना मत खाओ, तो 10-15 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो ग्लूकोज आएगी नहीं ना, खत्म हो जाएगी सब, तब भी डेथ हो जाएगी आपकी। तो चीज समझ में आ गई होगी क्या चीज है। पर पढ़ा तो मैं इंसुलिन हार्मोन रहा हूं आपको। अब इस पूरी चीज में इंसुलिन हार्मोन का क्या रोल है, वो रोल समझना। वो क्या है आपको पता है, ये ग्लूकोज जो थी कहां पर पाई जा रही है? ये जो ग्लूकोज आपको दिख रही है कहां पर पाई जा रही है? रक्त के अंदर पाई जा रही है। और ये ग्लूकोज ब्लड से निकलकर, ये ग्लूकोज ब्लड से निकलकर आप बताओ कहां पाई जा रही है? ग्लूकोज ब्लड से निकलकर कुआं जा रही है। तो इंसुलिन हार्मोन लेके जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ये इंसुलिन हार्मोन रक्त में पाई जाने वाली ग्लूकोज को रक्त से निकालकर कहां पर लेके जाता है? कोशिका में, ताकि कोशिका में ग्लूकोज किससे जुड़ सके? ऑक्सीजन से, और क्या बना सके? ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा या इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? रक्त में जो ग्लूकोज पाई जाती थी वो ब्लड में ही रह जाएगी। ये ग्लूकोज कभी भी कोशिका में नहीं जा पाएगी, ये ग्लूकोज कभी भी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगी और एनर्जी नहीं बन नहीं पाएगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि बिना इंसुलिन हार्मोन के भी हम जिंदा रह नहीं सकते। अब बताना, बिना इंसुलिन हार्मोन के भी हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आप बताना, इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज यहीं रह जाएगी, ग्लूकोज यहीं रह जाएगी, तो ग्लूकोज कमी यहाँ जाएगी नहीं और आप जिंदा रह नहीं पाओगे। तो इंसुलिन हार्मोन का काम समझ में आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंसुलिन हार्मोन ही हमारे अंदर ऊर्जा बनाने में भी हेल्प करती है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन होगा तभी तो उधर की ग्लूकोज इधर जाएगी। तो पूरा रोल समझ में आ गया आपको इंसुलिन हार्मोन क्या है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है। तो आप ये लिख देना, ये रक्त से ग्लूकोज को, इंसुलिन हार्मोन रक्त से ग्लूकोज को कोशिका में, कोशिका मतलब सेल में, कोशिका या सेल में स्थानांतरित करती है। कोशिका या सेल में स्थानांतरित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का रोल समझ में आ गया। और इंसुलिन हार्मोन का निकल कहां से आता? बीटा सेल से, ये तो पता ही है। अब यहां तक का सब काम सही है, हम सबके अंदर इंसुलिन हार्मोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब खड़ी होगी? मान लो इंसुलिन हार्मोन आपके अंदर कम हो गया, तो मैं इसी डायग्राम में बता रहा हूँ, खुद सोच के मुझे बताना इंसुलिन हार्मोन अगर कम हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे काम करने की कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल से चलो थोड़ा सा काम यहाँ कर लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई
तो आप खुद मुझे बताना, डेफिशिएंसी हो गया हमारे अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो आप बताओ क्या होगा, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो आप बताना क्या ये ग्लूकोज इधर जा पाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर ग्लूकोज इधर नहीं जा पाएगा। तो बताओ पूरा का पूरा ग्लूकोज कहां पर जाएगा? ब्लड में रह जाएगा ना, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन होगा तो ग्लूकोज उधर चल जाता कोशिका में, पर अब इंसुलिन हार्मोन तो है ही नहीं। तो आप बताओ ये ग्लूकोज कहां चल जाएगा? ग्लूकोज पूरा का पूरा ब्लड में रहेगा। तो बताओ क्या मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर मैं एक बात लिख सकता हूँ, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो आप बताओ हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा या कम होगा? तो हम लिख देंगे हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। बताना क्यों हो रहा है ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज इधर आएगी नहीं ना, पूरी की पूरी ग्लूकोज जो आप खाने में खा रहे थे वो ब्लड में रह जाएगी, तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी। अगर इंसुलिन हार्मोन होता तो ये ग्लूकोज निकल के यहाँ आ जाती और ऊर्जा बना लेती। चलो ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गई। अब आगे की बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गई। अब आप बताना, आपने मूत्र का नाम सुना होगा, मूत्र को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन। यूरिन या मूत्र कैसे बनता है, जब मैं आपको यूरिन बनना सिखाऊंगा, जो कि हम किडनी वाले लेसन में पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझा दूंगा यूरिन कैसे बनता है। अभी मैं ये समझा नहीं पाऊंगा यूरिन कैसे बनता है, पर मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या यूरिन में, क्या मूत्र में ग्लूकोज पाई जाती है क्या? तो आपका आंसर आएगा सर यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर ग्लूकोज नहीं पाई जाती। हम जो यूरिन को निकालते, मूत्र को निकालते, उसमें ग्लूकोज नहीं होती। लेकिन क्या बात समझना, अगर हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, इसी कारण अब हमारे मूत्र में भी ग्लूकोज आने लग जाएगी। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा नहीं होता तो हमारे मूत्र में कभी भी ग्लूकोज नहीं आती, जो कि आती भी नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है उनके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आ जाएगी, और ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण अब उनके मूत्र में ग्लूकोज आने लग जाएगी। तो सेकंड लक्षण क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं, मूत्र, मूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिन। तो मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित, उपस्थित का मतलब प्रेजेंट, मूत्र में ग्लूकोज। ये किसके लक्षण बता रहा हूँ? ये सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं आपको, किसके सिम्टम्स है? इंसुलिन हार्मोन की कमी के। अब बात, लास्ट बात और समझना, और लास्ट बात क्या समझनी है? वो लास्ट बात आपको ये समझनी है, इसको पूरे को हम एक साथ लिख देते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे मूत्र में ग्लूकोज आने लगता है। इस पूरी अवस्था को हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं, सभी ने सुना होगा। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह। पहले मुझे इसका इंग्लिश भी नाम लिखने दो। और मधुमेह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सभी को पता है, मधुमेह को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायबिटीज। तो आपने सुना होगा डायबिटीज बीमारी हो गई, आजकल तो बहुत नॉर्मल है। इंडिया सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट मिल रहे हैं वो इंडिया में मिल रहे हैं, और आने वाले 5-10 साल के अंदर इंडिया के अंदर लगभग हर 2 में से 1 पेशेंट मरीज जो है वो किसका होने वाला है? डायबिटीज का होने वाला है। तो डायबिटीज क्यों बोलते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं डायबिटीज का मतलब क्या होता है। डायबिटीज का मतलब ही क्या है? मधुमेह का मतलब ही क्या है? डायबिटीज जो है, इस डायबिटीज का मतलब ही ये होता है रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा होना। किसी भी कारण से अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। अब आप मुझे बताना, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी थी, आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर हो रही थी तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा था ना, और ब्लड में ग्लूकोज किसी भी वजह से ज्यादा हो, किसी भी वजह से, उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज हो गया। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज। पर ये जो डायबिटीज है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ये जो डायबिटीज है इसका मतलब क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का ज्यादा होना डायबिटीज कहलाते हैं। तो ये तो चीज समझ गए। इसको मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो दूसरा वर्ड लिखना है उसको हम लिख लेते हैं। अब सुनना आप आगे की बात। ये वाला जो डायबिटीज है, इसका पूरा नाम डायबिटीज तो है, पर इसका पूरा नाम ये नहीं है। तो क्यों नाम, इसका पूरा नाम लिख दें। डायबिटीज का पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। इसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, और हिंदी में भी आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। हम सिर्फ डायबिटीज बोल देते हैं, पर रियल में इसका पूरा नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस, शॉर्टकट में DM। तो कोई अगर आपसे पूछ ले इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो आप बोल देना इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक बीमारी हो जाती है। क्या नाम है इस बीमारी का? हिंदी में मधुमेह, इंग्लिश में डायबिटीज, और डायबिटीज का पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस। ये चीज समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन ये हो जाए, मान लो डायबिटीज के ऊपर 50 वर्ड आ जाए, बीमारी में डिजीज, आपके सिलेबस में डिजीज भी है, और वहां पर क्वेश्चन आ सकता है डायबिटीज मेलिटस के ऊपर 50 वर्ड लिखो। तो आप बताओ डायबिटीज मेलिटस के ऊपर क्या लिखोगे? आप बोल देना डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाता है। चलो ठीक है। और डायबिटीज वाले व्यक्ति के यूरिन में ग्लूकोज भी आता है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये पता लगाना है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, तो बताओ कैसे पता लगाएगा? तो एक सिंपल तरीका क्या है? हम उस व्यक्ति को बोलेंगे तुम्हारे यूरिन को देखना, अगर तुम्हारे यूरिन में, अगर तुम्हारे मूत्र के अंदर ग्लूकोज आ रही होगी
तो तुमको डायबिटीज है, और तुम्हारे मूत्र में अगर ग्लूकोज नहीं है तो तुम्हें डायबिटीज है या नहीं है? नहीं है। तो हम सिंपल सा तरीका डायबिटीज का ये भी है, मूत्र में ग्लूकोज है या नहीं है, इसको देख के हम बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है। अब हमको कितना ज्यादा ये कैसे पता चले? तो जब भी हमको शक होता है कि हमको डायबिटीज, आपको पता है हम लैब में शुगर का टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड का टेस्ट कराने जाते हैं, डायबिटीज है नहीं है, तो सुनना बाकी। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है पता लग गया, शॉर्टकट में डीएम बोलते हैं, पता लग गया। अगर एग्जाम में डायबिटीज मेलिटस के ऊपर 50 वर्ड लिखना आ जाए तो आप लिख लोगे, क्या लिखोगे मैं बोल रहा हूँ। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जो कि बीटा सेल से निकलता है। डायबिटीज वाले व्यक्ति के अंदर ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कोशिका में जा नहीं पाती, इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है, इसी कारण ये अत्यधिक ग्लूकोज जो ब्लड में पाई जाती है यूरिन में भी आने लगती है और हमारे मूत्र में ग्लूकोज मिल जाती है। इसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। और भी बातें लिखते हैं, पर हमारे ब्लड में ग्लूकोज कितनी हो कि हम डायबिटीज बोल दें? क्या थोड़ी सी ग्लूकोज ज्यादा होने को डायबिटीज बोल देंगे हम? ऐसा तो नहीं है। थोड़ी सी ग्लूकोज तो, मान लो आप आज शादी में गए और आपने बहुत सारा खाना खा लिया, तो हो सकता है अभी आपको आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी, तो उसको तो नहीं बोलेंगे हम डायबिटीज। तो देखते हैं डायबिटीज हम कब बोलेंगे। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, और डायबिटीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर आगे की बात करते हैं। नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल का मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है, एक सामान्य आदमी जब खाना खाता है, ध्यान से सुनना, एक सामान्य आदमी जब खाना खाता है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद आपने खाना खा लिया, और 2 घंटे बाद आप अपनी जांच कराओ। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपके ब्लड में, खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज का जो लेवल है, ये ग्लूकोज का लेवल कितना आता है, ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। थोड़ा ध्यान से समझना। खाना खा लिया आपने, 2 घंटे का समय हो गया, खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के बाद अगर आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 1 डेसीलीटर ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम से कम, इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है। तो कितनी है? तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, कितनी? ये खाना खाने की बात बता रहा हूँ मैं, भूखे पेट वाली नहीं बोल रहा, भूखे पेट वाली अलग है। तो अगर आपने खाना खाया 2 घंटे बाद आपका शुगर, अगर आपका मैं ये ग्लूकोज लेवल नापू और ग्लूकोज लेवल मुझे 2 घंटे के अंदर आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम मिल रहा है, मैं बोल दूंगा आपको डायबिटीज नहीं है। तो फिर किसको डायबिटीज होगा, तो वो देखते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस वाले व्यक्ति में क्या होगा, इसको शॉर्टकट में मैं डीएम लिख देता हूँ ना, डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस वाले में क्या होगा वो भी आप देख लो। तो डायबिटीज मेलिटस वाले व्यक्ति को भी हम बोला खाना खा लो, आप खाना खिला दिया, और हमने बोला खाना खाने के 2 घंटे बाद आना, तो ये खाना खाने के 2 घंटे बाद ये भी आता है। तो आपको पता, अगर ये नॉर्मल होता तो इसमें 2 घंटे बाद खाना ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 140 से कम। डायबिटीज वाले व्यक्ति में खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम इसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल देखें, ब्लड में ग्लूकोज लेवल देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा का चिन्ह है, ये ज्यादा का चिन्ह है, ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है वो लिख लेते हैं, ज्यादा आ रहा है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हम बोल देंगे डायबिटीज है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो ऊपर क्या लिख रहा है, खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपका ग्लूकोज लेवल 140 से कम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, पर अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो डायबिटीज है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, और इस रेंज के बीच में, इस रेंज का बीच का मतलब अगर 140 से 200 हुआ तो 1 से 2, इस रेंज के बीच वाले व्यक्ति को हम ये बोलेंगे तुमको डायबिटीज तो नहीं है पर तुमको डायबिटीज हो सकता है। 140 से कम आया तो डायबिटीज है ही नहीं, 200 से ज्यादा आया तो डायबिटीज हो, और जिसका ग्लूकोज लेवल इसके बीच में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि भैया देखो तुमको अभी डायबिटीज है नहीं, पर तुम अपने खाने पर कंट्रोल कर लो, तुम अपने इंसुलिन सही कर लो, मीठी चीजें खाना बंद कर लो, वरना तुम्हें भी ये हो जाएगा डायबिटीज। तो इनको अभी हुआ नहीं पर होने वाला होगा, तो ये चीज समझ में आ गए होंगे। पर यहाँ पर एक नई बात बता दूं मैं आपको, और वो नई बात क्या है, तो हम ग्लूकोज के आधार पर डायबिटीज का, और ये दोनों वैल्यू आपको पता लग गई, ग्लूकोज के आधार पर हम डायबिटीज का पता कर लेते हैं। लेकिन आजकल जिसको डायबिटीज होता है तो डॉक्टर अक्सर उनका ये वाला टेस्ट नहीं कराते, ग्लूकोज लेवल वाला टेस्ट ये नहीं कराते। क्यों नहीं कराते, मान लो एक पेशेंट लैब में आया और लैब में बोला कि सर डॉक्टर साहब मुझे शुगर वुगर है, तो डॉक्टर बोलेगा जांच करा लो। अब वो मरीज बोल रहा है सर खाना तो मैंने खाया ही नहीं, तो अब बताओ, फिर डॉक्टर उसको बोलेगा कि कल आना, कल खाना खा के आना, तो अब इतना कहाँ टाइम है उसको, तो हमको तो अभी का अभी पता लग रहा है डायबिटीज है या नहीं है, और वो मरीज खाना खा के भी नहीं आया।
तो ये क्या आप मुझे बताओ, उसको बोलोगे कि तुम खाना खा के आना और 2 घंटे बाद आना, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मरीज तो चाहता है मुझे तो अभी का अभी बताओ आप, चाहे मैं खाना खा के आऊं, चाहे मैं भूखा पेट हूं, या मैंने खाना खा रखा, कोई ऐसा तरीका। तो आजकल क्या करने लग गए हम, ये 2 घंटे बाद आना, खाना खा के आना, भूखे पेट आना, इनके चक्कर में पड़ते ही नहीं हम। आजकल तो हमारे पास मरीज आता है और सीधा, चाहे वो भूखा पेट हो चाहे खाना खा रखा हो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम एक नया तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अब ये साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ही क्वेश्चन आना शुरू होगा आपको, और क्या क्वेश्चन आना शुरू होगा उसका मैं नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, हीमोग्लोबिन। सबने सुना है हीमोग्लोबिन का नाम, तो ब्लड में होता है ना हीमोग्लोबिन वो, पर ये एक दूसरा हीमोग्लोबिन लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, हीमोग्लोबिन पूरा नाम अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन A1C। ये हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का, इसका नाम है हीमोग्लोबिन A1C। ये जो हीमोग्लोबिन A1C है, तो थोड़ा सुनना, ये क्या करता है, ये A1, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एक वर्ड के नाम से भी जानते हैं, और वो क्या बोलते हैं, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। इसका नाम, इसको एक और नाम से जानता है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ, इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन A1C। आजकल क्या होते हैं, डॉक्टर ग्लूकोज के चक्कर में नहीं पड़ते, खाना वाने के चक्कर में, खाना भूखे पेट आ जाओ तुम कैसे भी आ जाओ, डॉक्टर तो ये मेजर कर लेते हैं, ब्लड निकालते हैं, ब्लड में से हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन A1C देख लेते हैं। अब सुनना बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो हीमोग्लोबिन A1C है या ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो दिख रहा है आपको, अगर इसकी वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं प्रतिशत में आती है, 6.5% से कम है तो आपको डायबिटीज मेलिटस नहीं है। तो यहां पर लिख लेता हूं डीएम का मतलब डायबिटीज मेलिटस नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, आप खाली पेट आओ, भूखे पेट आओ, रात में आओ, दिन में आओ, कुछ नहीं करना आपको, तो ब्लड लिया और ये देख लिया और मैंने देखा ये आपका इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 6.5% से कम आ रहा है, तो आपको डायबिटीज नहीं है। और अगर इस ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू 6.5% से ज्यादा आ गई, 6.5% से ज्यादा आ गई, तो डॉक्टर लिख देगा आपको डायबिटीज मेलिटस है। इसका मतलब ये हो गया, आजकल डायबिटीज को देखने के लिए हम अक्सर ये वाला टेस्ट नहीं करते, ये गाँव में करते हैं या बहुत ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होती, वहां अभी भी ये 2 घंटे बाद आना, खाना खा के आना। आजकल तो हम अच्छी जगह ये कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन A1C देख लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू 6.5 से ज्यादा आ रही है तो डायबिटीज है, और अगर नहीं आ रही, कम आ रही है तो नहीं है। तो आप समझ में आएंगे, तो मुझे लग रहा है ये आ सकता है आजकल ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है, इससे क्या उपयोगिता, चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, इसका हिंदी सब पता है आपको, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होना, यूरिन में ग्लूकोज आता है, जांच कैसे करते हैं ये पता लग गया। अब डायबिटीज जो मेलिटस है, ये 2 टाइप के होते हैं हमारे अंदर, डायबिटीज मेलिटस 1 हो गया और डायबिटीज मेलिटस 2 हो गया। 2 टाइप के हीमोग्लोबिन है, सॉरी 2 टाइप के डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस 1 और 2। ये 1 और 2 क्या है, इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। डायबिटीज मेलिटस जो 1 है, इसके अंदर सुनना, ये अक्सर 40 साल से पहले हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस 40 साल से पहले होता है, और डायबिटीज मेलिटस जो है ये 40 साल के बाद होता है। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चों में कौन सा डायबिटीज होता है, बच्चों का मतलब 40 साल से कम होगा ना, तो डायबिटीज 1। तो डायबिटीज 1 कब होता है, जब 40 साल से पहले आपको डायबिटीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह 1। और अगर 40 साल के बाद हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस 2। समझ गई बात। उसके बाद इस डायबिटीज मेलिटस वाले में क्या होता है, जो हमारी बीटा सेल है ना, अभी मैंने आपको बीटा सेल नहीं पढ़ाई थी, लैंगरहंस के द्वीप समूह की बीटा सेल, वो नष्ट हो जाती है, बीटा सेल नष्ट हो जाती है, नष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेस्ट्रॉय, इसमें डेस्ट्रॉय हो जाती है। तो आप 1 वाली बात बता रहा हूं, तो आप बताना अगर बीटा सेल ही नष्ट हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकल रहा था, बताओ, इंसुलिन हार्मोन किससे निकल रहा था, बीटा सेल से निकल रहा था ना, तो आपकी बीटा सेल तो नष्ट हो गई, तो आप बताना क्या हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी। कॉमन सेंस की बात है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई ना, बीटा सेल, ये तो पता लग गया। अब बात समझना, तो आप बताना इसका अगर हम इलाज करें, इलाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट या इलाज, तो इसका इलाज क्या करेंगे, बता रहा हूं, डायबिटीज मेलिटस में क्या हुआ, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इसमें इंसुलिन हार्मोन दे देंगे। तो इसका इलाज क्या हो गया, इसका इलाज हो गया इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन दे दो, इसको सही हो जाएगा। उसको बार बार इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन देते रहते हैं, फिर दवाइयां भी है, पर अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपकी इतनी डिटेल आती नहीं है। इंसुलिन हार्मोन दे देंगे हम। अब इसमें देखते हैं क्या होता है,
डायबिटीज मेलिटस 2 वाले में। तो जो डायबिटीज मेलिटस 2 वाला है ये 40 साल के बाद होता है। और यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो बीटा सेल है ये नष्ट नहीं होती, बीटा सेल नष्ट नहीं होती, काम की बात है, बीटा सेल नष्ट नहीं होती। तो फिर क्या होता है, जब बीटा सेल नष्ट नहीं होगी तो आप मुझे बताना क्या यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन कम होगा क्या? आप बोलोगे सर जब इसमें बीटा सेल नष्ट हो ही नहीं रही तो इंसुलिन हार्मोन कम होगा नहीं। इसका मतलब इसमें इंसुलिन हार्मोन कैसा रहेगा? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सामान्य। इसमें इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल लेकर ज्यादा कम नहीं होगा। चलो ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लेवल के लिए थोड़ी ज्यादा बात है, आपके लेवल पे पता नहीं समझ में आएगी नहीं आए, मैं लिख देता हूँ। और वो क्या लिख देता हूँ, इसमें समझना क्या होता है, इसमें जो सेल है, सेल जो है वो सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अभी मैंने आपको बताया, याद करो क्या बताया, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में जो ग्लूकोज उसको कहां पर लेके आता है? कोशिका में। तो डायबिटीज मेलिटस 2 में क्या होता है, बीटा सेल तो नॉर्मल है, नष्ट नहीं हुई, तो इंसुलिन हार्मोन भी नॉर्मल है। तो इंसुलिन हार्मोन कोशिश करता है कि वो रक्त की ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचा दे, लेकिन जैसे ही इंसुलिन हार्मोन को ग्लूकोज को कोशिका तक लेके जाता है, कोशिका मना कर देती, सेल नहीं मैं नहीं लूं, इसको नहीं लूं ग्लूकोज को। तो प्रॉब्लम कोशिका के लेवल पर होती है। तो सेल क्या करती है, ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो ग्लूकोज पहुंचेगी क्या ब्लड में? आप बोलोगे ग्लूकोज ब्लड में, सॉरी ग्लूकोज कोशिका में पहुंचेगी क्या? इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद भी सेल ने मना कर दिया मैं तो नहीं लूं, किसको नहीं लूं? ग्लूकोज को। तो इसके बावजूद भी जो ग्लूकोज है ये कोशिका में नहीं जा पाती, इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखना, डायबिटीज 1 में इंसुलिन हार्मोन कम हुआ है, डायबिटीज 2 में इंसुलिन हार्मोन कम नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गई और हमको डायबिटीज हो गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप बताना क्या यहाँ के इलाज के लिए ट्रीटमेंट इंसुलिन हार्मोन दे क्या? यहाँ तो इंसुलिन हार्मोन दिया ना इलाज, अब बताओ यहाँ इंसुलिन हार्मोन दे क्या? आप बताओ यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन देके कर क्या लोगे आप? इंसुलिन हार्मोन तो इसमें वैसे ही नॉर्मल है, इसमें बीटा सेल तो नष्ट हुई नहीं, नॉर्मल इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी सही काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम इस सेल वाले लेवल पर है। तो ध्यान रखना इंसुलिन हार्मोन नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम दवाइयां देंगे, दवाइयां का मतलब मेडिसिन देंगे, मेडिसिन के लिए सही वर्ड यूज कर लो, ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब दवाइयां देंगे। और ये दवाइयां क्या करेगी, अभी दवाइयों के नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपने सुना होगा मेटफॉर्मिन, बहुत फेमस दवाई है, डायबिटीज वाला जो मरीज है वो अक्सर मेटफॉर्मिन लेता है, हालांकि ये खैर कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर फिर भी मैं तो आपको बता रहा हूँ मेटफॉर्मिन। और भी दवाइयां हैं पर इतने लेवल आपको नहीं जाना। तो यहाँ पर हम इंसुलिन हार्मोन देंगे, यहाँ पर हम दवाइयां देंगे, ये दवाइयां क्या करेगी, ये दवाइयां कोशिका ने जो मना कर दिया था ना कि ग्लूकोज नहीं तुझे आने दूंगी, उस ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन दे रहे हैं, यहाँ पर दवाइयां दे रहे हैं, समझ में आ गई होगी। अब मैं ओवरऑल आपसे एक लास्ट बात पूछ रहा हूँ और इसके बाद इसको खत्म करते हैं, आप बताना वो बात क्या है। डायबिटीज मेलिटस 1 वाले व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी थी, इसी कारण डायबिटीज मेलिटस 1 वाला व्यक्ति हमेशा डिपेंड रहता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंसुलिन हार्मोन। इसे हमेशा इंसुलिन हार्मोन बाहर से चाहिए होता है। तो बताओ डायबिटीज मेलिटस वाला जो व्यक्ति है ये क्या होगा, ये इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे डिपेंड होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं। इसी कारण डायबिटीज मेलिटस 1 का दूसरा नाम क्या हो गया? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस 1 का दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि इसमें व्यक्ति इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है। पर आप बताना डायबिटीज जो मेलिटस 2 है, क्या ये वाला व्यक्ति इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है क्या? आप बोलोगे नहीं है, डिपेंड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन तो कम है ही नहीं ना, इसी कारण इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इंसुलिन नॉन। नॉन का मतलब नहीं है, डिपेंड नहीं है, नॉन डिपेंडेंट। देखो नॉन का मतलब नहीं है, डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड नहीं है? इंसुलिन पर, डायबिटीज मेलिटस। तो मेरे ख्याल से डायबिटीज के दोनों टाइप समझ में आ गए, पूरा आ गया। अगर एग्जाम में डायबिटीज मेलिटस के ऊपर आता है तो आप बहुत अच्छे तरह से 50 वर्ड लिखोगे, पूरी चीज हो गई। जो फैक्चुअल चीज होती है, फैक्चुअल चीज का मतलब वैज्ञानिक के नाम, ये मैं आपको एक साथ नोट दूंगा, उसमें फैक्ट पॉइंट दूंगा, वहां हो जाएगा। तो आई थिंक मेन हो चाहे IAS मेन हो चाहे RS मेन हो, बहुत अच्छे से आप आंसर लिखोगे। थैंक यू।